हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे वो है मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम मृदा संरक्षण नहीं करेंगे तो मिट्टी उड़कर या बहकर चली जाएगी, जिससे हमारी ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर इसके बाद जल, जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और अगर वो ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। और जल उपलब्धता की क्या समस्या है उनके बारे में कुछ चर्चा इस वर्कशीट में की जाएगी। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी के संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें। जैसे कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम बताते हैं कि मिट्टी के संरक्षण की ये विधियाँ हैं, लेकिन हम उनका चित्र नहीं दिखा पाते। आज इस वर्कशीट में आपको चित्र भी दिखाए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं कि मिट्टी को बचाने के, मिट्टी के संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं। जैसे ये है समोच्च रेखीय जोताई, यानी समोच्च रेखीय यानी बराबर बराबर अंतर पर रेखाओं के रूप में खेती की जा रही है और वो समोच्च है यानी थोड़े से ऊंचे उठे हुए हैं। फिर ये है कि रक्षक मेखलाएं, जैसे आपने देखा होगा खेतों की बाउंड्री पर अक्सर पेड़ लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, ये मिट्टी को आगे बहने से या उड़ने से रोकते हैं। इसे हम रक्षक मेखलाएं कहते हैं। फिर ये है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या चीज़ होती है, देखा आपने किस तरह से ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये बनाए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी बहकर ज़्यादा दूर तक ना जाए और वहीं पर रहे, और इस प्रकार खेती की जाती है। फिर ये है एक और महत्वपूर्ण विधि, मल्च बनाना। मल्च बनाना का मतलब है, देख रहे हैं कि पौधों की लाइन बना रखी है, क्यारियां बना रखी हैं और उसके बीच की खाली जगह को ढका गया है ताकि मिट्टी की नमी बने रहे। फिर इसके बाद है बीज की फसल उगाना। ये बीज की फसल उगाने का मतलब ये है कि ताकि मिट्टी खाली ना रहे। अगर खाली रहेगी तो उसके शुष्क होने का, सूखने का खतरा है, या जब बारिश आएगी तो उसके बहने का खतरा है। तो फसलों को एक अंतर के बाद बदल बदल कर उगाना। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दूरी के अंतर पर अलग अलग फसलें बोई हुई हैं, ताकि जो है बीज की जगह अगर खाली रहेगी तो उसका इस्तेमाल भी हो जाए। और फिर ये है चट्टान बांध। चट्टानों को रोक के किस तरह से खेती की जाती है, ये चट्टान बांध के द्वारा होता है। तो ये चित्र हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। जो सबसे पहली विधि है वो है मल्च बनाना। पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। जैसा मैंने अभी आपको चित्र में भी दिखाया कि जो बीच की खाली जगह है उसको भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। फिर हमने वेदिका फॉर्म भी देखा था। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। इस प्रकार की सतह पर ऐसा ही होता है जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था ना कि किस तरह से वो बना रखे थे, जैसे सीढ़ी के टाइप बना रखे थे। तो इनको हम वेदिका फॉर्म कहते हैं और इससे क्या होता है कि मिट्टी का अपवाह नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता, वो बहकर या उड़ के ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। फिर हमने तीसरा देखा था समोच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा था समोच्च रेखीय जुताई में, तो ये अक्सर ये भी पहाड़ी के ढलान पर ही होता है। समोच्च यानी एक जैसी ऊंचाई के ढेर बना के और समानांतर जुताई की जाती है। फिर है रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि खेतों की बाउंड्री पर बहुत सारे वृक्ष पंक्ति में लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब अगर तेज गति से हवा बहती है तो मिट्टी को उड़ने से रोकते हैं। फिर इसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा आदि का उपयोग किया जाता है और रोधियों के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और इसके बाद हमने एक देखा था चट्टान बांध।
ठीक है। चट्टान बांध क्यों होता है? पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर किया जाता है, यानी कि पीछे से पानी आ रहा है बड़ी तेजी से, तो बीच में चट्टानों से उसको अवरोध पैदा किया जाता है ताकि पानी का प्रवाह धीमा हो जाए। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। देखिए इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप खेतों से पहले या जहाँ से मान लीजिए आपको अंदेशा है कि पानी तेज़ी से बहकर आ रहा है, तो ये चट्टान बांध बना दिया जाता है। इससे क्या होता है? पानी का बहाव धीमा हो जाता है और वो धीरे धीरे बहता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी बहने से बच जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पानी के साथ मिट्टी भी बह जाएगी, जो कि उपजाऊ परत होती है, और हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, हमारी भूमि खराब हो जाएगी। फिर है बीज की फसल उगाना, यानी वर्षा दोहन से मृदा को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। देखो ऊपर हमने देखा ना कि कुछ दूरी के अंतर पर अलग अलग फसलें बोई जा रही हैं, ताकि वर्षा जब पड़े तो खाली जगह से मिट्टी बहकर आगे ना जाए, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम बीज की फसल उगाते हैं। अब इसके बाद है अगला टॉपिक, जल। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जिसे हम पानी के रूप में जानते हैं। समझ गए? पानी जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। और पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा केवल और केवल पानी से ही ढका हुआ है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इंसान के लिए भी तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पानी खारा है और मानव उपभोग के लिए नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही है जो कि हमारे लिए योग्य है, और इसमें से भी 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। यानी ये भी हमारे किसी काम का नहीं है भाई। इसको हम एकदम डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, क्योंकि ये तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम भी हैं, यानी वहाँ पहुँचना भी बहुत कठिन होता है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल और केवल सिर्फ 1% ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी होता है। तो अब से आप देख लीजिए, पानी को बर्बाद मत होने देना। और आपको बताऊं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियो लिंक्स आपको एक साथ मिलेंगे। आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, यानी ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और इसकी कुल मात्रा भी स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और अववाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, और इसी को ही हम जल चक्र भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है भाई, देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि पानी में अलग अलग, कहीं पानी ज़्यादा है कहीं पानी कम है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसकी मात्रा जितनी है उतनी ही है, लेकिन ये वाष्पीकरण है, वर्षण के द्वारा, यानी पानी जब भाप बन के उड़ जाता है और फिर जब बारिश होती है, उन सब के द्वारा ये उड़ता रहता है और वापस बरसता रहता है, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी को ही हम जल चक्र कहते हैं। फिर है जल उपलब्धता की समस्या, जल की उपलब्धता की समस्या। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो मीठा पानी का मतलब चीनी नहीं घोलते, जो पीने योग्य पानी होता है उसको हम मीठा पानी कहते हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षा में विविधता का परिणाम हो सकती है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। देखो कई बार क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है इसके कारण भी हमें पानी की मात्रा में विविधता नज़र आती है। भाई जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पानी अक्सर ज़्यादा ही प्राप्त होता है, लेकिन इसके कई और भी कारण हो सकते हैं कम या ज़्यादा होने की, जैसे अति उपयोग करना। तो इससे क्या होगा, पानी की कमी होती है ना, और पानी के स्रोतों का दूषित होना, यानी यदि पानी के स्रोत गंदे हों, प्रदूषित हों, तब भी पानी की कमी होती है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, मृदा संरक्षण मिट्टी के क्षरण
क्षरण मतलब उसका खराब होना, या उपयोग, अम्लीकरण, लवणीकरण और अन्य रासायनिक मृदा संदूषण के कारण उत्पन्न उर्वरता को कम करने से रोकता है। यानी मिट्टी संरक्षण जो है, किसी भी कारण से अगर उपजाऊ शक्ति में कमी होती है तो उसको ये रोकता है। अब है प्रश्न नंबर 2, मृदा संरक्षण की विधियां मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो देखिए, पहले हम समझ रहे हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। याद रखना, मिट्टी की नमी को बनाए में मदद रखता है। लेकिन जो बीज की फसल होती है, वर्षा दोहन से मृदा को बचाने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यानी जो बीज की फसल होती है वो तो वर्षा ऋतु से, वर्षा के पानी से मिट्टी को बचाने के लिए की जाती है, और मल्च बनाने का मतलब है ये मिट्टी की नमी को बनाने के लिए की जाती है। तो एक बहाने से बचाने के लिए और एक मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए की जाती है। तो दोनों में ये अंतर है। फिर है प्रश्न नंबर 3, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है? देखिए, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। फिर प्रश्न नंबर 4 भी लगभग ऐसा ही है कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो देखिए, महासागर जो है पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और हालांकि इनका पानी खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयोगी भी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। तो इस तरह से ये पानी का वितरण है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।